जय हिंद दोस्तों, परीक्षा मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज एक हम फुल टेस्ट कराएंगे जीएस का, जो टेस्ट नंबर हमारा 7 है और इसमें हम टोटल 150 क्वेश्चन लेंगे, जो आरओ और पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, अब ये ध्यान रहेगा कि हम इसमें 150 जो क्वेश्चन लेंगे 3 पार्ट में लेंगे। अब 3 पार्ट में कैसा होगा, जैसे हम तीन पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चन लेंगे 1 से 50 के बीच, सेकेंड पार्ट में हमारा हो जाएगा 50 से 100 के बीच और थर्ड पार्ट में हो जाएगा 100 से 150 के बीच क्वेश्चन होगा। तो टोटल हम 150 क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फिर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है सूची मिलान करना है फर्स्ट और सेकंड को। तो इसमें पूछा है वेद और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पूछा है। जब पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें पूरा नहीं मिलाना है, ध्यान देना है कि अगर एक दो से ही काम चल जाए तो मिला के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो हम देखेंगे ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद का जैसे आप लोगों को पता है एत्रेय होता है, तो हम एत्रेय से मिलाएंगे ए का 3। तो इसमें चेक करेंगे ए का 3 कहाँ कहाँ पे है। तो ए का 3 इसमें 2 ऑप्शन में मिलता है, तो ये तो पक्का हो गया कि ये और बी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। फिर यजुर्वेद का देखेंगे, तो यजुर्वेद का हमारा होता है शतपथ। अब इसमें देखेंगे कि बी का आंसर ए किस किस में है, तो इसमें 3 जगह दिया हुआ है, लेकिन हमें 2 तो पहले ही कट कर दिया। अब 2 ऑप्शन सी और डी बच रहे हैं, इससे भी मैच नहीं हो रहा है। फिर सामवेद का, तो सामवेद का अगर ध्यान देंगे तो सामवेद का होता है पंच विश होता है, तो सी का 4 होता है। अब सी का 4 इस दोनों ऑप्शन में सी में ही दे रखा है, तो इसका आंसर सीधे सी हो जाएगा। और अथर्ववेद का तो गोपथ होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना होता है, क्वेश्चन कैसा है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित अवशेषों में कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसमें पूछा है नहीं प्राप्त हुआ है, और कहाँ से नहीं प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। तो पहला डाक यार्ड प्राप्त हुआ है, फारस की मुहर भी प्राप्त हुई है, और तीन युगल समाधियां भी प्राप्त हुई है। लेकिन स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा ये लोथल से नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था नहीं प्राप्त हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित में किस शब्द का आशय कर्म का जीवन की ओर प्रवाह कहलाता है। तो इसमें कर्म कर्म का जीवन की ओर प्रवाह कहलाता है, तो निर्जरा, संवर, बंधन या आश्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आश्रो। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब इसमें फिर एक हमें ध्यान देने वाली बात है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ बहुत जरूरी है कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये हमें ध्यान देना होगा कि सत्य पूछा है, तो अपने माइंड में पहले ही सेट कर लेना है कि कौन से कथन इसमें सत्य हैं, उसी को हमें टिक करना है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 में पराजित किया था, ये एकदम सही बात है। फिर दूसरा दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त नहीं की थी। तो ऐसा नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ दक्षिण भारत में कुछ भागों में विजय प्राप्त की थी। तो इसने पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर बनेगा, केवल ए बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा एक चोलों के द्वीपीय राजधानी तथा सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसमें पूछा है कि चोलों की जो द्वीपीय राजधानी तथा सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र कौन सा था, पुहार, मदुरै, उरैयूर या कांची। तो इसका ऑप्शन होगा वी, उरैयूर था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरोवर ने की थी, एकदम सही आंसर है। फिर अटाला देवी मस्जिद का निर्माण हुसैन सारकी ने करवाया था, यह गलत है, क्योंकि इसे हुसैन सारकी ने नहीं करवाया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा, सत्य कथन पूछा था तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर केवल होगा ए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है कि पंचतंत्र का फारसी के में अनुवाद यारे दानिश का नाम किसने किया था। मतलब पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद यारे दानिश के नाम से किसने किया था, अब्दुल फजल ने, या फैजी ने, या मौलाना हुसैन फौज ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना हुसैन फौज ने किया था। हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे जिससे ज़्यादा टाइम ना लगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अकबर ने किस मजहरनामा की घोषणा की थी। मतलब अकबर ने किस वर्ष में मजहरनामा की घोषणा की थी। तो अकबर ने मजहरनामा की घोषणा 1589 यानी 1 कम 80 में की थी, 1589 ईस्वी में की थी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सल्तनत काल में भू राजस्व की वो कौन सी प्रणाली थी जिसमें भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता है। पैमाइश मतलब होता है नाप तोल के आधार पर, बटाई, मुक्ताई
मसाहत या कोई नहीं। तो सल्तनत काल में मसाहत से पैमाइशी की जाती थी, भूमि का नापतोल किया जाता था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में किसने बलवन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी। ये बहुत सरल क्वेश्चन है और कई बार रिपीट होता है एग्जामों में, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, नसीरुद्दीन मोहम्मद थे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11। हाँ, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टफ बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित ओशनियाई देशों एवं उनकी राजधानी के युग्मों में सही सुमेलित कीजिए। मतलब देश दिया हुआ इधर और इधर राजधानी पूछा है, तो कौन सा इसमें पूछा है सही सुमेलित है। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा देखेंगे, वनातु की राजधानी क्या है, पोर्ट बिला है, ये भी सही है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी मंजूरू है कि नहीं, ये आप लोग बताएंगे। किरिबाती की राजधानी तारवा है, तो ये भी सही है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी मंजूरो नहीं है, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोसाबी है, तो इसलिए हमारे दो कथन सही होंगे और ये गलत होगा। तो कौन कौन सा सही है, फर्स्ट वानाआतू और किरिबाती, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। फिर हमें यहाँ पे ध्यान देना है, हमसे कथन में पूछा गया है कि कौन से कथन सत्य हैं। पहला देखेंगे, उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं। स्थलबद्ध मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री, जिसका कोई बॉर्डर समुद्र से ना लग रहा हो। फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया है, लिंचेस्टाइन एक स्थलबद्ध देश है, मतलब लैंड लॉक कंट्री है। तो ये भी दोनों कथन सही है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में कोई भी देश लैंड लॉक नहीं है और लिंचेस्टाइन एक लैंड लॉक कंट्री है जो यूरोप में है। तो इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे, ए और बी, तो हमारा ऑप्शन सी बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। 13 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कौन राड असंबद्धता पाई जाती है। ये जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के लेयर के बारे में पूछा है, तो इसका कौन राड असंबद्धता पाई जाती है, ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के मध्य, निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य, बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के मध्य, कि ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट में के। तो कौन राड यहीं पे पाई जाती है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। फिर इसमें लिखा है, देखो ये क्वेश्चन वन लाइनर है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा एक टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं पूछा है। यहाँ ध्यान देना है, नहीं पूछा है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में पूछ लें कि हाँ है, तो हमें ध्यान देना है इसमें। पहला कुन्नूल बिल्कुल है, एंडीज भी है और आल्प्स भी पर्वत है। आपलेशियन पर्वत नहीं है, क्योंकि ये एक प्राचीन पर्वत है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों में लगातार बनते ही रहते हैं। हाँ, एक यहाँ ज्वालामुखी के बारे में पूछा है, माउंट किना बालू ज्वालामुखी अवस्थित है। तो माउंट किना बालू ज्वालामुखी अवस्थित है किस देश में, कनाडा में, फिलीपींस में, या मलेशिया में, इंडोनेशिया में। तो ये स्थित है मलेशिया में। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अगला क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे क्या फिर पूछ लिया, सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, तो हमें ध्यान देना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये देश का नाम दे रखा है और ये नदी का नाम दे रखा है, जैसे देखने से ही पता चलता होगा। तो खार्तूम नील नदी, सिडनी सीन नदी, और न्यूयॉर्क हडसन नदी, बर्लिन स्प्रिंग नदी। तो खार्तूम नील नदी सही है और सिडनी सीन नदी पे नहीं है, सिडनी की जगह पेरिस होता तो सही होता, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। और न्यूयॉर्क हडसन नदी पे सही है, बर्लिन स्प्रिंग नदी पे भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तो सिडनी वाला ऑप्शन नहीं सुमेलित है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। तो इसमें पूछा है कि किसने, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है टीसी चैम्बरल ने, जॉर्ज सिम्पसन ने, मिलुटिन मिलान कोविच ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिलुटिन मिलाज कोविच ने, नाबुटुक ने तो बिल्कुल नहीं दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। अब इसमें क्या है, सारे युग्म में से देखना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। तो बासेल 3 मानक बैंकिंग के लिए सही सुमेलित नहीं है। देखो ऐसे गलती हो जाती है, यहाँ पे पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। बासेल 3 मानक बैंकिंग के लिए एकदम सही है। IMF विश्व बैंक का अंग है, ये विश्व बैंक का IMF अंग नहीं होता है। और फिर करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट RBI द्वारा ही प्रसारित की जाती है, सभी सही सुमेलित हैं। तो इसमें क्या है, नहीं पूछा है, तो IMF विश्व बैंक का अंग नहीं है, यही इसका ऑप्शन होगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। फिर यहाँ पूछा है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
आता है उसमें कौन सा एक शामिल नहीं किया जाता है जो मापक होता है उसका। तो पहला ऑप्शन है निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या, ये एकदम से पहले से ही गलत है। और दूसरा है शिक्षा को लिया जाता है, इसमें जीवन प्रत्याशा को भी नापा जाता है और प्रति व्यक्ति आय भी नापा जाता है। तो इसमें पूछा है कौन सा तत्व नहीं है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष, इसमें भी मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। तो जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष सबको याद ही होगा, लगभग 1921 में। तो हमको तुरंत देखना है कि ए का किससे मैच कर रहा है, 3 से। तो इसमें कितने ऑप्शन है जो 3 से मैच कर रहे हैं, 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बी, सी और डी। बाकी ए और बी तो बिल्कुल गलत होगा। फिर अब हमें दूसरा ऑप्शन मैच करने के लिए फिर ट्राई करना होगा, लेकिन इसमें अगर ध्यान देंगे तो बी, सी, डी, 3 तीनों में 1 1 दिया है, तो ये तो कंफर्म है कि बी का ऑप्शन 1 ही होगा। तो थोक मूल्य सूचकांक का 2011 से मैच करा दीजिए। फिर हमें देखना है कि सेल की स्थापना वर्ष कब हुई, तो ये भी आप लोगों को याद ही होगा कि सेल जो है इसकी स्थापना वर्ष हुई है 1974 में। तो हमारा ऑप्शन सीधे सीधे सी बन जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन का एक ही में दे रखा है, सी का ऑप्शन 2 दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। और सेबी की स्थापना 1988 में होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे क्वेश्चन टप कर देते हैं एग्जाम को जो सूची मिलान वाले होते हैं। सूची नंबर फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कर दिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें क्या दिया है, समिति के बारे में और कार्यक्षेत्र, कौन सी समिति कौन से कार्यक्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। पहला दिया है वाचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए, दांतेवाला समिति बेरोजगारी के लिए, दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस के लिए, नरेश चंद्र समिति कारपोरेट गवर्नेंस के लिए। तो ये तो सबको पता ही होगा कि जो दांतेवाला समिति है ये बेरोजगारी के लिए है, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो बी का 2 होगा। और वाचू समिति जो है प्रत्यक्ष कर के लिए, ये भी सही है। दत्त समिति जो है औद्योगिक लाइसेंस के लिए, ये भी सही है। और नरेश चंद्र समिति कारपोरेट गवर्नेंस के लिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि सेम टू सेम मैच कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में किस बजट प्रणाली को सनसेट बजट सिस्टम कहा जाता है। आम बजट को, निष्पादन बजट को, आउटकम बजट को कि जीरो बेस बजट को। तो जीरो बेस बजट को सनसेट प्रणाली, बजट प्रणाली के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। विश्व विख्यात भारत मंदिर के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है कि विश्व विख्यात भारत मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे ध्यान देना है, असत्य पूछा हुआ है। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है, इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने कराया था। भारत माता मंदिर देवी या देवता का परंपरागत प्रतिमा है, इसका शुभारंभ महात्मा गांधी वर्ष 1936 में किया था। तो पहला तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाराणसी में ही स्थित है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने कराया था, ये भी सही है। भारत माता मंदिर देवी या देवता का परंपरागत प्रतिमा है, प्रतिमा नहीं है, वास्तविकता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर इसका शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा 1936 में कराया गया था, किया गया था, ये भी एकदम सही है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, लखनऊ में नहीं, आगरा में, कानपुर में, गाजियाबाद में, बिल्कुल नहीं। तो ये कहाँ पे स्थित है, आगरा में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। लगभग ये जितने भी यूपी के एग्जाम होते हैं, आरओ, पीसीएस और वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन तो जरूरी बनता है। तो ये कहाँ निवास करती है, मिर्जापुर नहीं करती हैं, बलिया में भी नहीं करती, गाजीपुर में भी नहीं करती हैं, तो ये कहाँ पे करती हैं, सोनभद्र में निवास करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 26। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। इसमें पूछा है कौन से सही ऑप्शन है। तो पहला है इसका निर्माण 1967 में किया गया, ये एकदम सही है। ये फ्रांस के सहयोग से प्रारंभ हुआ, ये गलत है, क्योंकि ये फ्रांस से नहीं, इसको किसने कराया था, रूस के सहयोग से ये प्रारंभ हुआ था। तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, केवल 1 सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। इसमें पूछा है सूची फर्स्ट एवं सेकंड का मिलान। ऐसे ही क्वेश्चन जब बनते हैं तो पेपर टफ हो जाता है। अब इसमें भी पूछा है नहर और उद्गम स्थल कि कौन सी नहर कहाँ से निकलती है। तो शारदा नहर कहाँ से निकलती है, इसमें दे रखा है कि नरोरा, निचली गंगा नहर, ओखला, पूर्वी यमुना नहर या आगरा नहर। तो इसमें हमको मिलान करना है। तो शारदा नहर हमारी निकलती है वनावासा से, तो इसको मैच कर देंगे। ए का 3 इसमें देखेंगे कौन से ऑप्शन में ए का 3 है। तो ए का 3 इसमें 2 ऑप्शन में मिल रहा है,
एक ही ऑप्शन में मिला, तो सीधे मिल गया आंसर हमारा ए का 3। ऑप्शन नंबर सी में अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर हम मैच करेंगे क्योंकि मुझे याद हो जाए, तो शारदा नहर का मिलान करेंगे ए का 3 से, वनवासा से, और फिर निचली गंगा नहर, अब यहीं से मिलान करते चले जाइए, निचली गंगा नहर का नरोरा, और फिर पूर्वी गंगा नहर, तो इसका पूर्वी गंगा सहारनपुर, आगरा का ओखला से उद्गम स्थल होता है। तो ऐसे हमें मिलान करना है, 1 से 2 इसमें अगर याद है तो भी ऐसे क्वेश्चन करने आसान होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सोनरई क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो सोनरई क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, या सोना, या डोलोमाइट। तो ये प्रसिद्ध है सोनरई क्षेत्र तांबा के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है। तो इसमें होगा कुशीनगर। अगर यहाँ पे श्रावस्ती दिया होता तो पहले श्रावस्ती होगा, लेकिन यहाँ पे श्रावस्ती नहीं है तो कुशीनगर होगा। फिर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। इसमें पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितने परसेंट है? 11%, 15%, 9.8% तो, या 9.5%। तो इसकी भागीदारी, ये डाटा है, इसको आपको याद ही करना होगा, 9.5% है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, ये भी बहुत चर्चा में था। रानीपुर वन्यजीव विहार स्थित है, कहाँ पे स्थित है? मिर्जापुर में, मैनपुरी में, चित्रकूट में, ललितपुर में। तो ये स्थित है रानीजीव वन्यजीव विहार चित्रकूट में अवस्थित है। ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, निम्नलिखित में कौन सा एक यमुना नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? अब इसमें क्या पूछा है, जो यमुना नदी के किनारे इसमें कौन सा शहर है जो स्थित नहीं है? कौशाम्बी, हमीरपुर, कालपी, फर्रुखाबाद। तो कौशाम्बी भी यमुना नदी के किनारे है, हमीरपुर भी है, और कालपी भी है। फर्रुखाबाद नहीं है, फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ देखो संविधान से क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये सीरीज जो होगी मिक्स सीरीज होगी, इसमें जीएस के, संविधान, पॉलिटी, करंट सब इसमें शामिल किया जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना को पूछा स्टेटमेंट दिया है, लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है, संविधान को अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या है तो इसकी सहायता ली जा सकती है। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा। लागू नहीं किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, और संविधान को अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या है तो इसकी सहायता ली जा सकती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग आंसर करें। तो इसका आंसर बी और सी दोनों ऑप्शन होगा। लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या तो इसकी सहायता ली जा सकती है। ये कहाँ पे दिया गया था? तो केशवानंद भारती केस में 1973 में इसकी व्याख्या की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 आर्टिकल जो 162 है का संबंध किससे है? सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आर्टिकल से पूछ लिया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति से है, कि राज्य की विवेकाधीन शक्ति से है, कि राज्यपाल की पदावधि से है, कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो इसका सही आंसर होगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात की गई है आर्टिकल 162 में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा है क्षेत्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे ध्यान देना है कि सत्य कथन की बात की है, कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला स्टेटमेंट है इसका कि इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा पूछा है कि क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 4 उत्तरी, दक्षिणी एवं पूर्वी पश्चिमी है, तो ये गलत है, क्योंकि क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य है। तो इसमें 4 ही दिया है, तो इसलिए सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, मतलब मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 10, 7, 15, 21। तो टोटल इसमें अधिकतम संख्या हो सकती है 21। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका आप सभी को आंसर पता ही होगा, 19, 20, 17, 18, 20, 21, 21, 22। तो इसमें कौन सा नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल में 20 और 21 को कभी निरस्त नहीं किया जा सकता। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो उच्चतम लिंगानुपात इस 4 राज्यों में से बताना है किसका है? आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का,
या तमिलनाडु का या उड़ीसा का। तो इसमें सबसे ज़्यादा उच्चतम लिंगानुपात किसका है? तमिलनाडु का है। और कितना है? 996 है। तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है? 996। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 39। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ये सब जनगणना से क्वेश्चन है और 10 से 15 क्वेश्चन आ ही जाते हैं जनगणना से, के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? पूछा है क्या है? न्यूनतम और अधिकतम पे भी ध्यान देना है। तो न्यूनतम पूछा है, केरल में है, पंजाब में है, हरियाणा में है या जम्मू कश्मीर में है? तो केरल में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे न्यूनतम है शिशु लिंगानुपात जनसंख्या का प्रतिशत भाग। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, ये भी जनगणना से संबंधित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक पूछा हुआ है? यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? शिशु लिंगानुपात पंजाब में है कि हरियाणा में है कि उत्तर प्रदेश में कि छत्तीसगढ़ में? तो सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में शिशु लिंगानुपात। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होते हैं और इनको करने के लिए हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, ये भी करंट में भी था। दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही कथन का चुनाव करना। इसमें हमें सही स्टेटमेंट देखना कौन कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट देखेंगे, वेनेजुला अपने सभी ग्लेशियर गंवाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया। अभी करंट का क्वेश्चन था, एकदम सही है। और सेकंड स्टेटमेंट दिया है, अभी हाल में ही वहां का बचा जो अंतिम हमबोल्ट ग्लेशियर बर्फ के मैदान में बदल गया है। फिर तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, वेनेजुला की सीमा इक्वाडोर, कोलंबिया तथा ब्राजील के देशों से स्पर्श करती है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वेनेजुला की सीमा इक्वाडोर से नहीं लगती है। तो कहाँ से लगती है? गुयाना और कोलंबिया तथा ब्राजील को स्पर्श करती है, तो इक्वाडोर से नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट थर्ड वाला हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे पूछा था कि सही कौन सा है, तो फर्स्ट और सेकंड सही होगा, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। इसमें पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है फिर भी हम पढ़ के बता दे रहे हैं। हाल ही के दिनों में कैल्शियम कार्बाइड के चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम से सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन क्या कहता है? पहला कथन कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, एकदम सही है। सेकंड कहता है इसमें एसिटिलीन गैस निकलती है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश भी पाए जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कैल्शियम कार्बाइड को खाद्य सुरक्षा और बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनिमय 2011 के तहत प्रतिबंधित किया है, ये भी सही है। फलों को पकाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में एथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति दी गई है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसके चारों कथन सही हैं। तो इसमें हमारा आंसर बन जाएगा, इसके जब सभी कथन सही हैं 1 2 3 4 ऐसा नंबर हो जाएगा 1 बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। ये भी क्वेश्चन देखो एकदम बड़ा क्वेश्चन है और ये भी कथन कारण पे भी आधारित है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं एग्जामों में, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि इस पे हम प्रैक्टिस लगातार करते रहें। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 43 क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1984 में देहरादून में की गई, ये एकदम सही है। अब आप लोगों के मन में चला होगा कि भारतीय वन्यजीव, ये 1972 नहीं पूछ रहा है, संस्थान की बात कर रहा है, तो 1984 में की गई है, एकदम सही आंसर है। फिर स्टेटमेंट सेकंड देखेंगे, ये पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्र निकाय है, तो ये गलत है क्योंकि ये स्वतंत्र निकाय नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, ये इसका आंसर गलत हो गया। पहला निम्नलिखित, फिर से हम देखेंगे 43 आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1984 में देहरादून में की गई। फिर सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है, तो ये तो स्टेटमेंट एकदम सही है। लेकिन फर्स्ट जो है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1984 ईस्वी में देहरादून में की गई, ये गलत है क्योंकि 1984 की जगह 1982 में इसकी स्थापना की गई है। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो केवल कौन सा सही है? केवल 2 सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे क्या पूछा है? गलत कथन पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 विश्व बैंक समूह के एक हिस्से के रूप में की गई थी, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा देखेंगे, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ये भी सही है। तीसरा, इसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों को ऋण प्रदान कर विकास योजनाओं को संचालित करना है। फिर चौथा स्टेटमेंट देखेंगे, हाल ही में इसने महिला माइक्रो फाइनेंस उधार कार्यकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए भारत के HDFC बैंक को $500 मिलियन
ऋण प्रदान किया गया, तो ये भी करंट का क्वेश्चन था, ये सही है। लेकिन इसमें जो सी ऑप्शन दिया है, इसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों को ऋण प्रदान करना, विकास योजनाओं को संचालित करना, ये गलत है क्योंकि ये निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है और संचालित करने के लिए आगे बढ़ाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर स्टेटमेंट इसका देखेंगे, पहला क्या है, अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 में ये बिल्कुल लिखा हुआ है साफ साफ। फिर अगला स्टेटमेंट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के अनुसार हम अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसके ये भी दोनों सही है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ये भी कथन पे ही आधारित है। अनुच्छेद इसमें पूछा है कि जो 33 है यानी 33 नंबर अनुच्छेद है, संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका पहला स्टेटमेंट दिया है, अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस वालों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने से संबंधित है, ये एकदम सही है। और फिर अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार केवल संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को, ये भी सही है। हमें ध्यान देना है, नहीं पूछा हुआ है। फिर तीसरा है, इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती दी जा सकती है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, नहीं पूछा था, तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, नहीं कौन सा गलत है, तीसरा है, तो इसमें कौन सा, केवल ये, केवल 2, 1, 2, 3, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा था, तो तीसरा गलत था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 47, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया, मतलब जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, तो इसमें से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। पहला दिया है, राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर दिया गया, ये एकदम सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्याय क्षेत्र के विस्तार किए गए, ये भी सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई, ये आज भी है, तो ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, तो उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या पूछा था, कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 48, 74वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है, यहाँ 74 लिखा हुआ है, तो 74वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही पूछा हुआ है। पहला कथन देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, एकदम सही है। भारत में 7 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है, या केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय भारत सरकार के 3 मंत्रालयों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 भाग के तहत एक वित्त आयोग की स्थापना की गई है, तो इसमें से हमें कौन सा आंसर देखना है, सही आंसर पहचानना है। तो पहला तो एकदम सही है, और सेकंड ऑप्शन में इन्होंने पूछा है कि भारत में 7 प्रकार के स्थानीय शासन है, तो ये गलत है क्योंकि भारत में 8 प्रकार के स्थानीय शासन है, तो दूसरा गलत हो गया। अब ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, 2 ऑप्शन जिसमें 2 है वो तो गलत ही होगा, तो बी पक्का गलत हो जाएगा। फिर पूछ रहा है केंद्र स्तर पर स्थानीय शासन का विषय भारत सरकार के 3 मंत्रालयों से संबंधित है, ये भी सही है। फिर अनुच्छेद 243 भाग के तहत एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई, भा मतलब होता है 243 तो नहीं की गई है, क्योंकि वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है 243 वाई के तहत, यानी अगर हिंदी में जाओगे तो वाई को माँ कहेंगे और इंग्लिश में वाई कहेंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से सही हैं, 1 और 3, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा सी, 1 और 3 आंसर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, इसमें दिया है सूची सुमेलित करनी है, निम्नलिखित को सूची सुमेलित करनी है, तो अनुसूची दिया है और विषय दिया है, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 8वीं अनुसूची को ही डायरेक्ट मिलाते हैं, तो 8वीं अनुसूची हमारा डी मिल जाएगा ए से, क्योंकि 8वीं अनुसूची सबको याद है भाषा से संबंधित है। और फिर अगली अनुसूची देखेंगे, अनुसूची नंबर 7वीं मिलाएंगे, फिर नीचे से चलते हैं, क्योंकि 8वीं का ये हो गया, तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो बी और सी तो नहीं होगा, क्योंकि डी का 4 दे रखा है, अब या तो ये ऑप्शन होगा, ये तो डी ऑप्शन होगा। फिर 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है,
सातवीं अनुसूची हमारी संबंधित हो जाएगी संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधायकों की सूची से, तो ये सी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर तीसरी अनुसूची चौथी अनुसूची देखेंगे किससे संबंधित है, तो चौथी अनुसूची हमारी संबंधित है राज्य संघ क्षेत्र के लिए जो सीटों का आवंटन होता है उससे संबंधित है। अब एक ही अनुसूची बची और एक ही ऑप्शन ही बचा है, तो तृतीय अनुसूची हमारी शपथ से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे भी पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि कौन से कथन सही हैं, जो सही नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। पहला कथन कहा गया है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये एकदम सही है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जापान के संविधान से ग्रहण की गई है, ये भी सही है। भारत राज्यों संघ की कल्पना नाथ ब्रिटिश अमेरिका से प्रेरित है, ये भी सही। तीसरा देखेंगे भारत राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नाथ अमेरिका से प्रेरित है। फिर चौथा ऑप्शन देखेंगे उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है, तो इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला ध्यान से पढ़ लेते हैं भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये तो एकदम सही है। फिर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जापान के संविधान से ग्रहण की गई है, ये गलत है क्योंकि ये जापान के संविधान से नहीं ग्रहण की गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। और यही हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। फिर अगला देखेंगे भारतीय राज्यों संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से प्रेरित है, ये भी सही है। और उद्देशिका की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से ली ही गई है, ये भी ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा बी। तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, फिर और आगे हम फिर सेकंड प्रैक्टिस सेट जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।